आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि जिम इज इक्वल टू प्लास्टिक सर्जरी, तो क्या वाकई जिम करने से शक्ल बदल जाती है? यस, क्योंकि इंडिया में अभी भी चिकन को, नॉनवेज को बहुत सारे मंगलवार है, शनिवार है, ये मत करो वो मत करो, आज ये हो गया वो हो गया। मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग एक धर्म ही है। कभी आपको ऐसा हुआ है कि कोई बहुत मेजर इंजरी आ गई हो आपको और उसके बाद भी आपको परफॉर्म करना पड़ा हो, अपना बेस्ट देना पड़ा हो? जी, कि ऐसा करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए सक्सेस की कोई अलग डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत यही है। जिम में वर्कआउट करना मेहनत नहीं है, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल पाना, अपनी जुबान पे, अपने माइंड पे, ये मेहनत है। तो बॉडी ड्राई करने के पीछे पर्पस क्या है? आप अपने शो से पहले बॉडी ड्राई करते क्यों? ताकि हमारी डेफिनेशन, मसल्स की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी दिखे। आपकी प्रोफाइल विजिट की और उसमें मैंने कई सारे टाइटल्स की एक लिस्ट देखी, तो मेरे मन में ये देख के एक सवाल आया कि ये टाइटल्स एक्चुअली देता कौन है और कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है? इसमें डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? एक जो नाम आया मेरे दिमाग में, मिस्टर ओलंपिया। इसमें ऐसा क्यों है कि इंडियन परफॉर्मर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे? इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, हर एक इंडियन एथलीट का या हर बॉडी बिल्डर का सबका सपना होता है। एक्चुअली मेरा भी है कि मैं ओलंपिया में जाऊं, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं इंडिया में कि एनवायरनमेंट साथ नहीं देता, क्योंकि कोई एक रीज़न नहीं है। एंड हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे एथलीट्स को उतनी शायद सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं कि हम लोग उतना आगे बढ़ पाएँ। प्रोटीन और सप्लीमेंट्स की बात की तो बॉडी बिल्डिंग में एक कैटलिस्ट टाइप्स यूज होता है, स्टेरॉइड, बहुत सुना है। तो इसका बॉडी पे साइड इफेक्ट है, सबको पता है, बट इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? कैसे ये इंस्टेंटली बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है? देखिए, स्टेरॉइड बेसिकली मेड फॉर ह्यूमंस कि जो डेथ बेड पे हैं, जिनको सर्वाइव करना है, इनको एक्चुअली एक फॉर्म टर्म बोला जाता है, उनको बोला जाता है गियर्स। तो गियर का मतलब होता है कि वो आपको एक इंस्टेंट लाइफ दे सकता है, आपको आप मरते को बचा सकता है। एंड इसके बात जब आती है फिटनेस एथलीट की, तो जो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं वो होती है डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का लाइव एग्जांपल आज हमारे साथ है मिस्टर करण कपूर, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। वेलकम मिस्टर कपूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेट पर। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे सेट पर आकर? थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया। एंड जैसा कि आपने कहा कि आपने और भी ज़्यादा अपने पॉडकास्ट किए हुए हैं, तो मुझे आपके बारे में अभी पता चला जब मैंने आपसे कनेक्ट किया सोशल मीडिया पे। तो मैंने डिसाइड किया कि देखिए, पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉलेज शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर मैं अपने किसी भी मीडियम से नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मिस्टर कपूर, मेरा सवाल आपसे ये है, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कि नहीं अब फिटनेस एथलीट ही बनना है? देखिए, फिटनेस एथलीट की जर्नी से पहले मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी कि मुझे फैट लॉस करना है, अच्छा दिखना है बेसिकली। तो बचपन से ही मोटा था और इतना क्रिटिसिज्म झेला, इतने मजाक बनवाए, तो बस ये था अंदर था कि भाई थोड़ी बहुत इतनी बेसिक बॉडी बना लो, कोई मजाक ना बनाए। कि मैं नॉर्मल फ्रेंड सर्कल में भी बैठने लायक नहीं था कि भाई अपने सारे दोस्त नॉर्मल दिख रहे हैं और मैं तो या मोटा दिख रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता। तो जब वो चीज़ हुई एंड फिर जब धीरे धीरे मेरे बॉडी में रिजल्ट्स आना शुरू हुए, तो आफ्टर क्लास 12 मैंने ज्वाइन किया था प्रॉपर जिम। और वो घर पे भी मैं एक्सरसाइज करता था, बट गर्मियों की छुट्टियों में जिम जाता था तो वो हो नहीं पाता था क्योंकि फिर मोटे हो जा रहे खा के। तो अब जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, बॉडी में रिजल्ट्स आने शुरू हुए एंड मैं जनरली अच्छा दिखना शुरू हुआ, मसल बिल्डअप शुरू हुई। एंड वो उसमें टाइम लगा 1-2 साल, बट मुझे इतना था कि मुझे मेरा पोटेंशियल पता चल गया उस टाइम पीरियड में। एंड वो चीज़ को मैंने और ज़्यादा हार्डवर्क से निखारने की कोशिश की, तब फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल एथलीट जर्नी स्टार्ट की इन 2016। ओके, तो आपने अभी कहा कि आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो क्रिटिसिज्म आपकी अपनी फैमिली कर रही थी, अपना फ्रेंड सर्कल, या फिर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड थी जो आपको छोड़ के चली? सब लोग तो ये सब लोग ने मिल के मेरा क्रिटिसिज्म किया है। एंड जैसा कि आपने कहा कि फैमिली, कजन्स, या मैं जहाँ पे भी कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो अब वो मजाक में बोल देना, तो वो मजाक मुझे एक्चुअली पिंच होता था। कई लोग अनइंटेंशनली करते हैं, बट वो एक हमारे अंदर बात रह जाती है। एंड उस चीज़ को मैंने कभी ऐसा नहीं लिया कि यार इसने मुझे बोला मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने वो चीज़ खुद पे ली एंड उसको
अपने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया एंड वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही एंड थैंक्स टू ऑल जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड जो लोग ये देख रहे हैं वो प्लीज़ ये जानिए कि आप लोग को क्रिटिसिज्म को ऐसे हैंडल करना आना चाहिए। आप लोग निराश होकर बैठ नहीं सकते हो। लाइफ का मतलब यही है कि वो मूव होती रहेगी, तो आप लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोशिश कीजिए तो अपने और क्रिटिसिज्म को हम मोटिवेशन बना लें। अपने क्रिटिसिज्म को मोटिवेशन में बदलिए। तो अभी आपने बोला कि आपने जिम जॉइन किया अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि जिम इज इक्वल टू प्लास्टिक सर्जरी। तो क्या वाकई जिम करने से शक्ल बदल जाती है? यस, मैं जैसा कहूँ कि अब आप मेरी पुरानी फ़ोटोज़ अगर देखो जो मैं सोशल मीडिया पे आफ्टर बिफोर फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ, तो बिल्कुल बदलती है। आप किसी भी इंसान को 100 किलो से आप 70 किलो पे ले आओ, तो आप देखोगे कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है। आप उसकी मसल्स बिल्ड करवा दो, तो बिल्कुल ही पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। एंड ये सिर्फ बॉडी की या शक्ल की बात नहीं है, ये पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यस, आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बीइंग अ फैट गाय टू अ फिटनेस मॉडल नाउ। मैंने ये पढ़ा है एक जगह कि आप फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आपको क्या लगता है अभी तक आपकी वजह से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आया है? आपने कितने लोगों को मोटिवेट किया है अपनी हेल्थ को एनहांस करने के लिए? क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इतने मोटिवेटेड नहीं है अपनी हेल्थ को लेकर, खा लो और पड़े रहो और अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लो। तो उस पर आप क्या जी। कहेंगे? जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं फिट इंडिया का एम्बेसडर हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं दैनिक जागरण के साथ भी कैंपेन्स करता हूँ, मैं फिट इंडिया के भी कैंपेन्स करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे जिम पे या मैंने अपनी फैमिली में जो चेंजेस लेकर आया हूँ मैं लोगों के लिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि मेरे पापा खुद एक्चुअली सफ़र कर रहे थे हाई बीपी, शुगर से एंड कोलेस्ट्रॉल से। तो जब मैं उनको डाइट की टिप्स देता हूँ, अगर हम अच्छी डाइट लेंगे वही हमारी एक नींव है हमारी बॉडी की, और हम सब लोग फिट रह सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आप इम्प्लीमेंट करोगे एंड आप हेल्दी रह सकते हो। फिटनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक चीज़ फ़ॉलो करी तो आप सही हो जाओगे। अगर आपने कहा मैंने शुगर बंद कर दी तो मैं फिट हो जाऊँगी, ऐसा नहीं है। फिटनेस बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनी है। आपको वो सारी चीज़ें परफ़ॉर्म करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ़ में। लाइक एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा, आपको टाइम से सोना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, एक हेल्दी रूटीन फ़ॉलो करना पड़ेगा, डाइट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ों से मिल के आपकी एक परफ़ेक्ट फिटनेस बनेगी एंड ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है या उनकी लाइफस्टाइल क्या है। तो आपकी अलग होगी, किसी की अलग है, किसी की अलग है। प्लीज़ फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट कि आपका रूटीन क्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को ढालिए एंड फिट रहिए। अभी आपने फिटनेस के बारे में इतना सब कुछ बताया, तो उसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला होगा, तो आपने कितना डिसिप्लिन और जो जो कुछ भी आपने बताया वो सब कितना फॉलो किया होगा? तो वो जर्नी आपकी कैसे जी। रही? देखिए, एक बॉडी बिल्डर की सबसे ख़ास बात ये होती है या एक फिटनेस एथलीट की या किसी भी आप अच्छे लड़के को देखोगे जिसकी बॉडी है, उस इंडिविजुअल की सबसे ख़ास बात हमारी ये है कि हमें बोलना नहीं पड़ता कि हमने मेहनत की है, वो दिख जाएगा। तो अब जैसा कि आपने कहा कि मेरी जर्नी कैसी थी, तो जर्नी मैंने भी वही रूटीन फ़ॉलो किया है जो एक बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल एथलीट को करना पड़ता है। तो सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, फिर मील्स लेना एंड मील्स मेरी प्रोबेबली मम्मी प्रिपेयर करके रखती थी या फिर मुझे खुद बनाने पड़ते थे क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। एंड दूसरी चीज़ कि अब उन मील्स का टाइम याद रखना, अपने टाइम टेबल से रहना, क्योंकि मैं फ़ोन में अलार्म्स लगा के रखता हूँ बहुत सारे। मैं एक अलार्म से उठ नहीं पाता था, तो मुझे 5-6 अलार्म लगाने पड़ते हैं। तो मैं 6 बजे, फिर सवा 6 बजे, फिर साढ़े 6 बजे ऐसे उठता था। एंड सोने के लिए भी मुझे बहुत सारे मतलब क्योंकि इतना पेन हो रहा होता था बॉडी में, तो वो सोने के लिए भी पहले मैं वो मेडिटेशन करनी पड़ती थी कि सारे फ़ोन पहले आप नेट ऑफ कर दो, बिल्कुल कट ऑफ कर दो, आप माइंड एकदम काम रख के भगवान को याद करता था या अपने गोल्स के बारे में सोचता था कि मुझे इस शो को पर्टिकुलरली खेलना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है, बट आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखती है, मेडल एंड ट्रॉफीज़ दिखती हैं, वो पीछे की मेहनत मैं कैसे समझाऊँ किसी को कि मैंने जो की है वो आपको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ। तो अब शो के टाइम पे धीरे-धीरे जब कोच से बात करते हैं हम लोग अपने कि हमें डाइट कैसे रखनी है, धीरे-धीरे कार्ब्स कट हो जाते हैं। कार्ब्स कट होते तो सिर दर्द शुरू हो जाएगा और बहुत सारी मेडिसिन्स एंड सप्लीमेंटेशन चल रही होती है। तो वो सारी बॉडी पे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट उस वक़्त नहीं दिखते हैं, वो बाद में पता चलते हैं एंड उन सब से भी टैकल करना है, प्लस आपको वर्कआउट करना है, आपकी डाइट ऑलरेडी कम है, तो एनर्जी लो रहती है, बट हम लोग को फिर भी अच्छा परफ़ॉर्म करना है एंड उसके बाद
हम लोग को पोजिंग भी करनी है, हमको प्रैक्टिस भी करनी है, और मेरे जो बाकी चीज़ें थी लाइक मेरा ट्रैवल का देखना एंड मेरे इनकम सोर्सेज हैंडल करना, क्योंकि बहुत महंगा शौक है ये, तो वो सब कुछ मैं अकेले हैंडल कर रहा था। एंड उसके बाद जब सारी चीज़ें उस एनर्जी के साथ हुई, मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच और वो सब लोग जो मुझे हेल्प करते हैं, मेरी बहनें जिन्होंने भी किसी भी फॉर्म में मुझे हेल्प करी, मेरे फ्रेंड्स, उन सब का थैंक्स। अभी आपने हमें बताया कि ये एक बहुत ही महंगा शौक है बॉडी बिल्डिंग का। तो मैंने एक पॉडकास्ट देखा था इंटरनेट पे, मिस्टर प्रेमचंद डीगरा का। वो फर्स्ट ओलंपिया रह चुके हैं और वो अपने टाइम की बात बता रहे थे कि उनके टाइम पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे। जी उनका सिंपल एक एम्फेसिस था पूरे पॉडकास्ट में कि जी। मिरर आपका कोच है, जी, आपको अपने आप को मिरर में देखना है और उसी हिसाब से आपको वर्क करना ढालना है है। आपको। जी सिंपली उन्होंने कहा कि आप हार्ड वर्क कीजिए और जी। जो उस टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट्स जी। अवेलेबल होते थे वो लेते जी। थे, जो भी प्रोटीन हाँ सोर्सेज, जी। पल्सेस, दाल्स, जी। व्हाटएवर, मीट वगैरह, नॉन वेज। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जी आप अभी तो फिलहाल काफी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जी। लेकिन बैक इन द टाइम वो भी अवेलेबल नहीं। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि प्रेम सर ने कहा कि हमारा कोच जो है वो हमारा मिरर ही है, वो एक्चुअली आज भी इम्प्लीमेंट होता है इस चीज़ में, क्योंकि हम लोग अपने कोचेस हायर करते हैं एंड वो हमको बताते हैं हमारी कमियां। और पर कोई भी कोच हो या मैं किसी का भी कोच हूँ, मैं अपने एथलीट को भी अगर ट्रेन करूँगा, मैं उसको कहूँगा प्लीज़ आप अपनी बॉडी को जानिए। जब तक कोई अपनी बॉडी को नहीं जानेगा वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। तो हम लोग किसी भी, आप जैसे आज आप पढ़ाई में ले लीजिए, वो जी टीचर स्टूडेंट को यही कहेगा तुम अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते हो, तुम कितना कैपेबल हो वो पढ़ो, हम तो पढ़ा सकते हैं, जी तुम कितना गेन कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने कैपेबल हो। तो बस सेम चीज़ इसमें भी इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो ईयर कोई भी हो, 1980 हो या 2025, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सीखा या क्या नहीं, आप अपने आप को कितना बेहतर जानते हो और उस पर कितना काम कर सकते हो। इट इज़ अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड उन्होंने अपने रिसोर्सेज से बहुत अच्छा अचीव किया एंड मैं एक्चुअली उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ, और पूरी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री उनको बहुत सैल्यूट करती है। आई एम सॉरी, लेकिन इधर इस पॉइंट पे आगे मैं आपको एक बात पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहती हूँ जी। कि प्रायर टू दिस क्वेश्चन आपने हमें बताया था कि इंडियन जो फूड है जी। उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत कम, जी लेकिन अभी हमने इस बात पे बात की कि प्रोटीन कंटेंट एक्चुअली है जी प्रेम सर के अकॉर्डिंग। जी। तो कहीं ना कहीं ये दो बातें अलग डायरेक्शन में नहीं जा रही? अब मैं आपको, आपने जैसे पूछा कि इंडियन फूड जो इंडियन प्लेट जो जनरल इंसान खा रहे हैं वो एक अलग प्लेट में प्रोटीन सर्व होता है, ओके ठीक है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है। और जो प्रेम सर खा रहे हैं वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, और वो जो खा रहे हैं उनको पता है कि उनको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, तो वो प्रोटीन चीज सोर्सेज अलग है। अब ओके इस लाइक कि अगर मैं आप दाल रोटी खा रहे हो, आपको दाल में भी तो प्रोटीन है, आप रोटी खा रहे हो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, बट मैं कहूँ कि मैं व्हाइट राइस खा रहा हूँ, मैं 300-400 ग्राम चिकन खा रहा हूँ, तो मेरा प्रोटीन सोर्स अलग हो गया, मेरा गोल अलग है। जी तो ये वैसी चीज़ है एंड बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अभी भी चिकन को, नॉनवेज को बहुत सारे, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑफेंड हो जाएंगे बहुत सारे लोग, बट मंगलवार है, शनिवार है, ये मत करो वो मत करो, आज ये हो गया वो हो गया। मेरे लिए बॉडी बिल्डिंग एक धर्म ही है। तो जब मैं बॉडी बिल्डिंग को एक्चुअली प्रोफेशनली और अपने दिल से करना शुरू किया, किसी भी बॉडी बिल्डर से आप पूछ लीजिएगा, तो वो लोग ये सब नहीं मानते हैं। एंड मेरे मम्मी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली कि ऐसा करता है, नास्तिक हो गया, ये हो गया वो हो गया, बट मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है एंड अगर मैं इस चीज़ को दिल से करूँगा तो शायद भगवान मुझे आशीर्वाद दे। भाई ये गलत है, आप वेजिटेरियन हो जाओ, सावन चल रहा है जैसे अभी, तो आप सावन में चिकन मत खाओ। तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं मानता हूँ। अगर किसी का कंपटीशन लगा है एंड उस पर आप ये बोलो कि आप ये मत करो वो मत करो, तो आप उसकी जगह पे नहीं हो, आप वो नहीं कर रहे हो जो चीज़ करने ज़रूरी है। इट्स लाइक कि अगर कोई डेथ बेड पे है एंड उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप ये बोल दोगे क्या या सावन चल रहा है उसको मेडिसिन मत दो उसकी। तो ये वही वाली बात है, हमारे लिए कर्म उस चीज़ के लिए बराबर हो जाता है कि अगर हमको वो चीज़ अचीव करनी है तो हम धर्म नहीं देखेंगे। तो अब जैसा कि मैंने एक बार प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखी थी एंड मैं उनको बहुत सुनता भी हूँ, तो उन्होंने बोला कि कर्म ही धर्म है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि एक फौजी देश के लिए लड़ता है, तो आप उसको नहीं बोलोगे ना कि वो ये गलत काम कर रहा है और उसको नर्क मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो स्वर्ग में ही जाएगा, वो जाने बचा रहा है एंड उसके लिए उस परिस्थिति में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके साथ वो अपना डील कर रहा है, तो हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं बेसिकली। एंड वैसे ही हमारे एथलीट्स हैं, चाहे वो इंडियन हो, इंटरनेशनल हो, किसी भी कंट्री में हो,
वो दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोगों को किसी की भी उसकी मेहनत नोटिस नहीं होगी, बस दिखता क्या है कि उसने देश का नाम किया, बट वो कितनी मेहनत से उधर वहाँ तक पहुँचा है, ये मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि मैं उस चीज़ में रह चुका हूँ। तो करण जी, धर्म और कर्म की बातें तो हमने बहुत कर ली, लेकिन अब आते हैं हार्ड वर्क पर, क्योंकि मेन पॉइंट वही है हमारा। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको उस हार्ड वर्क की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो ड्यूरिंग योर शोज और प्रायर टू योर शोज? कभी आपको ऐसा हुआ है कि कोई बहुत मेजर इंजरी आ गई हो आपको और उसके बाद भी आपको परफॉर्म करना पड़ा हो, अपना बेस्ट देना पड़ा हो? जी, देखिए, हार्ड वर्क पेज़ ऑफ, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, जी बट हार्ड वर्क टेक्स अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जी एंड इसकी सच्चाई ये है कि आप किसी से भी पूछिए, देखिए मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे हर शो में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती जितनी मैंने पहले शो में की थी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग ड्राई करते हैं बॉडी को या हम लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो मुझे पहले नॉलेज इतनी नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता था एक्सट्रीम लेवल्स पे, जिस पे मुझे क्रैम्प्स आते थे, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते थे, मैं रात को रोता था। एंड बट मैं पानी नहीं पी सकता था और सिर पे जुनून था कि भाई जीतना ही जीतना है। तो उसके लिए फिर ये करते थे कि या तो संतरे खा रहे होते थे या तो हल्का सा पानी मुँह में रख के कुल्ला कर देते थे। जी एंड बहुत सारे एथलीट्स ऐसा करते हैं। और या तो उस वक़्त हमारे पास गर्मियाँ होती थी, तो मौसम्बियाँ आती थी और हमारे लिए वाटरमेलन अवेलेबल रहते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, बट पानी नहीं पी सकते थे। एंड फ्रूट्स भी वो ज़्यादा देर तक आपको हाइड्रेटेड नहीं रख सकते, वो सिर्फ़ एक क्रैम्प्स हटाने के लिए किए जाते हैं। तो अब जब क्रैम्प्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अभी पानी पी लो, अभी पानी पी लो, क्योंकि जब इतना ज़्यादा प्यासे होते हैं 2-2 दिन से हम लोग पानी कट ऑफ करते हैं, क्योंकि ऐसे होता है कि हम लोग को बताया जाता है कोचेस के थ्रू कि पहले आपको 2 लीटर पानी पीना है, फिर 2 लीटर से 1.5 लीटर पे आना है, फिर 1.5 लीटर से 1 लीटर। एंड शो वाले दिन तक तो रात तक हमारा पानी ही बंद हो जाता है। एंड शो वाले से 1 दिन पहले हम लोग 250 ml पानी पे होते हैं। तो अब उसमें ट्रैवल भी करना है एंड हम लोग, मेरे पास उस वक़्त इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं जाके 3-4 दिन पहले ही होटल ले लूँ एंड आराम से रहूँ। तो मुझे जिस दिन शो होता था उससे 1 दिन पहले रात में ट्रैवल करना पड़ता था विद डिहाइड्रेटेड बॉडी, ताकि मेरी कंडीशन ना खराब हो जाए और मैं शो ना हार जाऊँ। और शो वाले दिन पे भी बॉडी बिल्डिंग की हालत उस वक़्त ऐसी है कि भाई कुछ-कुछ शोज़ ऐसे होते हैं कि अरेंजमेंट सही नहीं होता, मैनेजमेंट सही नहीं होता। तो हम लोग, मैं ज़मीन पे भी सोया हूँ और वहाँ पे मेरे पास होटल के भी पैसे नहीं होते थे। तो हम लोग वेन्यू पे जाके वहीं पे हॉल में जहाँ पे जगह मिली बस लेट गए एंड वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तो ऐसे 4-4 5-5 घंटे लेटे रहते थे। तो हम लोग को बुला सुबह लिया जाता था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एंड रात में शो हो रहा है। तो बहुत, वो सुबह से शाम तक का वो सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा काटता था। एंड बस यही था कि बस दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि जीतना है। तो बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी हो जाए, वो पानी नहीं पीना तो नहीं पीना। मैंने बहुत सारे लोगों को, आप लोग ने देखा होगा वीडियोज़ में, लोग पानी ऐसे पागलों की तरह पीते हैं। तो वो आप लोग चीज़ समझ सकते हो, क्योंकि खाना इतने टाइम से छोड़ा होता है, मीठा नहीं खाया होता एंड उस चीज़ के लिए इतनी क्रेव करता है। तो मैं पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे घर में आए दिन कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो अब पार्टीज़ हो रही हैं, तो मैं शादियों में भी जा रहा हूँ तो सैलेड खा रहा हूँ। तो वो चीज़ें जब इतना सैक्रिफाइस किया तब जाके शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। एंड ये सारे, बहुत सारे जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँगे कि ऐसा करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए सक्सेस की कोई अलग डेफिनेशन नहीं लिखने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड ये मेहनत यही है। जिम में वर्कआउट करना मेहनत नहीं है। अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल पाना, अपनी ज़ुबान पे, अपने माइंड पे, ये मेहनत है। तो बॉडी ड्राई करने के पीछे पर्पस क्या है? आप अपने शो से पहले जी। बॉडी ड्राई करते क्यों? ताकि हमारी डेफिनेशन, मसल्स की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी दिखे। अब जैसा कि मैंने कहा कि वर्कआउट के बाद हमारी एक तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं या ज़ीरो कार्ब्स पे होते हैं डाइट पे कई बार। तो अब फैट हटाना है, मसल्स दिखानी है, बेसिकली शो ये है। एंड उस पे कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द फूड फॉर ब्रेन। तो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग कार्बोहाइड्रेट्स पे करता है, बट जब आप ज़ीरो कार्ब्स पे जाओगे आपको सिर्फ प्रोटीन एंड फैट्स मिलेंगे और कई बार सिर्फ प्रोटीन होता है, लीन प्रोटीन होता है। तब ब्रेन फंक्शनिंग करना बंद कर देता है एंड ब्रेन फॉगिंग, आपने सुना होगा टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे चक्कर भी आते हैं, मैं बेहोश भी हुआ जिम में वर्कआउट करते-करते, क्योंकि वर्कआउट के तुरंत बाद आपको कार्डियो भी करना है एंड चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आपके लिए कोई रुकने नहीं वाला। लाइफ इज़ गोइंग ऑन, शो होएगा ही होएगा। तो आप कितनी मेहनत करके वहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि ये वो वाली रेस है कि अगर मैं रुक गया तो मुझसे कोई और आगे निकल जाएगा। जी। तो हर एथलीट इस रेस के लिए मेहनत करता है एंड जीतता है एंड सैल्यूट है उन सब एथलीट्स को जो ये करते हैं। मैं अब नए-नए लड़कों को भी देख रहा हूँ एंड इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और जो लोग पूछते हैं कि इसमें करियर नहीं है, तो गाइज़
करियर अरियर सब बाद की बातें, पहले अपना पागलपन जगा लो, आप पागल हो जाओगे तो किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो करण जी, आप कई शोज जीते होंगे लेकिन कई शोज आप हारे भी होंगे। जी। तो कोई ऐसा शो था जो आप हार गए और उसका जो खौफ है वो अभी तक आपके अंदर बना हुआ है? देखिए, जब मैं 2022 में था, वो एक्चुअली बहुत बड़ा शो था एंड मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया। मैं तुरंत मैं सिंगापुर से आया था और मैं अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा था, बट मैं वो सेलिब्रेशन खा के नहीं कर रहा था क्योंकि 3 अप्रैल को मैं मिस्टर वर्ल्ड बना था सिंगापुर से एंड मेरी फ्लाइट थी 6 तारीख की, तो मैं 7 को कानपुर आया था अपने होम टाउन पे। और 15 अप्रैल को मुझे पुणे जाना था क्योंकि मेरा वहाँ पे एक बहुत बड़ा शो था, मिस्टर यूनिवर्स, एंड वो IFBB के थ्रू था और वहाँ पे रशिया से एंड बाहर की कंट्री से जजेस भी आए थे एंड इट इज़ वेरी गुड शो। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, जब मैं टॉप 15 में नहीं आया एंड मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि मैं लाइन से इतने सारे शो लगातार मैं 5-10 शो जीत चुका था और इतना बड़ा शो मैं हार गया और मैं उस वक्त अपनी बेस्ट कंडीशन पे था। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी करूँ या लड़ाई करूँ। तो मैंने सीधा जाके, जब शो एंड हुआ तो मैंने जज से जाके खुद ही मिला एंड उनसे पूछा। तो मेरे उस पे फोटोज वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग दिखा देना इस पे कि मेरी कंडीशन बॉडी टाइप कैसी थी। एंड उन्होंने मुझसे ये बोला कि हमको अपने शो के लिए ना एथलीट की इतनी ज़्यादा बल्कि इतनी ज़्यादा श्रेडेड बॉडी चाहिए नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही श्रेडेड था एंड मेरी वेन्स बहुत ज़्यादा पॉप आउट कर रही थी। आप लोगों ने शायद मेरे इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो एक देखी होगी, वो बाहर के कंट्रीज में भी बहुत वायरल हुई थी और मेरी वेन्स बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रही थी उस टाइम पे। तो वो श्रेडेड वेन्स, वो 10 मिलियन पे व्यूज़ चले गए जो भी है। तो उस वक्त भी मेरी बॉडी वेन्स पे ही थी एंड पूरी बॉडी पे वेन्स आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे देखेगा कि हमें इतनी वेन्स चाहिए ही नहीं, आप थोड़ा सा नॉर्मल दिखते या बॉडी कम इतनी अच्छी हार्ड कंडीशनिंग पे नहीं होती, थोड़ी सॉफ्ट होती तो चलता। एंड आई वाज लाइक, ये क्या हो गया, मतलब मुझे दूसरे शोज वाले इस चीज़ पे जिता रहे हैं एंड मैं इस चीज़ पे यहाँ पे हार गया। तब फिर मेरे कोच ने एंड हम लोग ने बात करी तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर जज को वही सेम चीज़ अच्छी लगे, हर पर्सपेक्टिव अलग होता है। किसी लोगों को बहुत बल्की एंड मस्कुलर बॉडी बहुत अच्छी लग सकती है कि बल्की है एंड थोड़ा फैट है तो चलेगा, एंड किसी लोगों को भाई कंडीशनिंग पे जाते हैं, भाई लीन भी होगा, बहुत ज़्यादा लीन होगा तो चल जाएगा। तो ये सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है एंड जज पैनल पे 5-6 जजेस बैठते हैं, तो आपने देखा होगा वो अलग अलग लिखते हैं, सब में सबकी नंबरिंग होती है एंड उनमें आपस में डिस्कशन होता है, तब एक विनर बनता है। तो ये वही चीज़ थी कि हर जगह मैं पसंद आऊँ या ऐसा नहीं हो सकता एंड सारे शोज जीत जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। उस हार का दुख तो बहुत लगा था, बट स्पोर्ट्समैन हूँ तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कभी किया। मैच फिक्सिंग फेस किया आपने? जी बिल्कुल। सॉरी, मैच फिक्सिंग नहीं, शो फिक्सिंग। शो फिक्सिंग फेस तो कि की है, इस बट हाँ, शो में जीत सकते हाँ थे जी, लेकिन ये शो फिक्स था। ऐसा बहुत सारा हुआ है। अब आप उसको ये कह लीजिए कि भाई अब मैं उस चीज़ को मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता उनकी फेडरेशन को, क्योंकि बुरा लग जाएगा, वो इंडस्ट्री के जाने माने नाम है। बट मेरे साथ हुआ है एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैंने उस चीज़ पे भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी क्योंकि मैं उनमें से हूँ ही नहीं। एंड मैं ये सोचता हूँ कि ये नहीं तो कोई और शो, क्योंकि मेरे लिए शोज तो आगे आते ही रहेंगे अगर मैं खेलता रहूँगा। तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई? आवाज़ शो उठाना ही फिक्सिंग नहीं, मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मुझे मैं नहीं, अपना आपको बेस्ट नहीं देने चाहिए जा रहा हूँ। बट दूसरे लोग तो अवेयर होने चाहिए। हाँ, हाँ, वहाँ की पब्लिक को लगा बुरा, लेकिन मेरे पास आते हैं कि भाई आप ही जीतने चाहिए, आप जाके बोलो। उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं एक्चुअली अच्छा। बताऊँ, ठीक है? एंड कुछ शो ऐसे भी थे जहाँ पे मैं जीत गया एंड दूसरे वाले को लग रहा है कि वो उसके साथ चीटिंग हुई है। तो होने कुछ भी नहीं है, आप लड़ाई झगड़े जो स्टेज पे हो गया वो हो गया। जैसे जज का फाइनल डिसीजन आ जाता है ना, ऑर्डर, बस वो हो गया तो इट इज़ डन, इट इज़ डन। कोई आपसे आके दोबारा ये नहीं कहेगा कि आपकी ये ट्रॉफी वापस कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एंड मुझे उस चीज़ का वो कुछ है ही नहीं, अगर मैं सेकंड आया, थर्ड आया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करता हूँ। मैं और शो खेलूँगा, मैं और बेहतर बनाऊँगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग है ही इसी बारे में। आप अपने आप को बेहतर बनाइए एंड खेलते रहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए। हर एक मोटिवेशन है। हाँ जी, देखिए हार-जीत तो सब तरफ लगी रहती है, अगर हार के रुक जाना ये हमारा फैसला होता है, तो मैं रुका कभी नहीं एंड मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं तो ये आगे का सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा-सा ना अपना बिज़नेस वगैरह सेटल डाउन करके फिर मैं एकदम फ्री माइंड होके अपने शोज़ पे कॉन्संट्रेट करूँ एंड अपना कमबैक करूँ। तो वो हार मुझे लिए हार नहीं लगती, वो भी सीख है। या तो आप हारोगे या तो सीखोगे एंड हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हार गए और आप बैठ गए सब कुछ छोड़-छाड़ के डिप्रेशन में चले गए, ऐसा नहीं होता। थोड़े टाइम का बुरा लगेगा, वो एक दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है, सबके साथ होता है। तो इतना एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड बस यही है कि मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और
लोगों को इंस्पायर कीजिए। जी, मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की और उसमें मैंने कई सारे टाइटल्स की एक लिस्ट देखी। तो मेरे मन में ये देख के एक सवाल आया कि ये टाइटल्स एक्चुअली देता कौन है? और कौन-सा ऑथेंटिक है, कौन-सा नहीं है? इसमें डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? देखिए टाइटल्स एज़ एन फेडरेशन के थ्रू आते हैं एंड हुँ। फेडरेशंस एक नहीं है, बहुत सारी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऑथेंटिक है, कोई अनऑथेंटिक है। कोई हुँ। बिना फेडरेशन के वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अनऑथेंटिक ही होएगा। हुँ। किसी के सर्टिफ़िकेट पे किसी गवर्नमेंट की मोहर नहीं है, तो आप उस चीज़ को सर्टिफ़ाइड नहीं मानोगे, लिखने से कुछ नहीं हो जाता। जी। एंड अगर किसी फेडरेशन का नाम है, तो ऑब्वियसली आप लोग पहले गूगल पे सर्च कर सकते हो, हुँ। किसी भी फेडरेशन का नाम वो एफ़िलिएटेड है या नहीं है। जैसे एक बच्चा अगर उसको डिग्री चाहिए तो वो किसी भी कॉलेज से पढ़ के पास हो सकता है, हुँ। तो वो एफ़िलिएटेड कॉलेज किसी एक पर्टिकुलर उसमें फेडरेशन से के थ्रू होगा। हुँ। वैसे गेम्स का भी यही है, आप वो कॉलेज किसके थ्रू मीडियम से आप कर रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। टाइटल्स बहुत सारे हैं, शोज़ के लेवल अप डाउन हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो वैलिडेट नहीं है। अब कुछ जो इंडिया में हैं, अच्छी-अच्छी फेडरेशंस मैं आपको बताऊँ, जो आईएफबीबी प्रो है एंड आईएफबीबी हो गए, आईबीबीएफ हो गया, हुँ। डब्ल्यूबीपीएफ हो गया, एफआईएफ हो गया, एनबीबीयूआई हो गया। ये सारी फेडरेशंस वो हैं जो इंडिया के साथ-साथ बाहर की कंट्रीज़ में भी अच्छे-अच्छे शोज़ करवा रहे हैं। हुँ। सो उनके अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं एंड उनमें अलग-अलग एथलीट्स परफ़ॉर्म करते हैं। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक एथलीट इस पे करेगा तो सिर्फ वही बॉडी बिल्डर कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आईबीबीएफ का मिस्टर इंडिया हुआ तो बस हुँ। वही मिस्टर इंडिया है तो आईबीबीएफ वाला नहीं होगा या आईबीबीएफ प्रो वाला नहीं होगा या डब्ल्यूबीपीएफ का नहीं होगा। तो यही चीज़ है, आप लोगों को समझ वाली बात है। आप गाड़ी कौन-सी लेते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ब्रांड कोई भी हो। ब्रांड छोटी-बड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। हुँ। वैसे ही एथलीट अच्छा होना चाहिए, मैं एथलीट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। किसी भी फेडरेशन में हो, अगर एथलीट अच्छा है वो आपकी बॉडी देख के आप लोग खुद ही बता दोगे कि उसने कितनी मेहनत करी है। वैसे ही वो टाइटल जीता है तो उसके लिए डिज़र्विंग है या नहीं, वो उसकी बॉडी बताएगी या ये चीज़ें नहीं बताएँगी कि वो किस फेडरेशन से बिलॉन्ग करता है। फेडरेशंस की बात की आपने तो एक जो नाम आया मेरे दिमाग में मिस्टर ओलंपिया। जी, अ, बहुत ही वेल नोन जी, जी। फेडरेशन है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें ऐसा क्यों है कि इंडियन परफॉर्मर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे? इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए हर एक इंडियन एथलीट का या हर बॉडी बिल्डर का सबका सपना होता है, एक्चुअली मेरा भी है कि मैं ओलंपिया में जाऊँ हुँ। बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं इंडिया में कि एनवायरनमेंट साथ नहीं देता क्योंकि कोई एक रीज़न नहीं है एंड हुँ। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे एथलीट्स को उतनी शायद सुविधाएँ नहीं प्राप्त हैं कि हम लोग उतना आगे बढ़ पाएँ। क्या चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, हुँ। चाहे आप मनी एस्पेक्ट से देख लीजिए, हुँ। हम लोगों को घर भी चलाने हैं, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी रहना है एंड शायद फ़िटनेस को इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया जाता जो इंडिया में। कोर फैसिलिटी है वो जी, क्या है जो आपको प्रोवाइडेड नहीं कोर है? फैसिलिटीज़ अब देखिए अब मैं बात खुल के करूँ तो फिर बात आ जाती है मिलावट की। हुँ। चाहे इंडियन सप्लीमेंट्स की ब्रांड्स की बात कर लो, चाहे आप इंडियन फूड की बात कर लो हुँ। एंड पॉल्यूशन की बात कर लो, चाहे एनवायरनमेंट की बात कर लो, चाहे आप रिस्पेक्ट की बात कर लो, हुँ। हर जगह हमें इंडिया को पीछे ही देखने को मिलता हुँ। है एंड फ़िटनेस की रिलेटेड मैं बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं एथलीट को, क्योंकि एथलीट शो खेलेगा, जीतेगा एंड वो एक्सपेक्ट करेगा कि शायद उसको कोई सपोर्ट करेगा, बट सपोर्ट नहीं मिलता। वो अपनी जेब से ही पैसा लगाएगा एंड खेलेगा, अपने सपने पूरे करेगा एंड उसके बाद भी वो इंतज़ार करेगा कि शायद कोई सपोर्ट मिले। इसका बट कोई मॉनेटरी रिटर्न मिलता है? मॉनेटरी रिटर्न तब है जब आप सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो जाओ हुँ। या आपके बहुत अच्छे लिंक्स हों या आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो। अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर शायद बहुत मुश्किल है आपके लिए सर्वाइव करना इस फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशली बोलूँगा कि जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या इसको एज़ करियर देख रहे हैं, तो पहले आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आप रेस का भेड़-चाल का हिस्सा मत बनिए। आपको पहले उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा, बारीकियाँ सीखिए, अच्छे कोच को हायर कीजिए, आप बुक्स पढ़िए या आप कोई सर्टिफ़िकेशन कीजिए एंड उसके बाद आप एक एथलीट बनिए या आप एक ट्रेनर बनिए एंड अपने माध्यम से आप दुनिया को बदलने की कोशिश कीजिए। आप पहले खुद को बदलिए तो शायद आप दुनिया को अच्छे से बदल किस तरह की पाएँगे। बुक्स पढ़नी चाहिए एक वांट टू बी एथलीट? देखिए मैं बेसिक्स बताऊँ तो बेसिक्स पे जाने के लिए मैं एज़ बीएससी स्टूडेंट हूँ, तो मेरी बायो बहुत अच्छी थी। तो बायो में जो जनरल ह्यूमन एनाटॉमी हो गई या प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स की नॉलेज, ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए एंड वही सारी चीज़ें मैं एक्चुअली बताऊँ जब मैंने 10th-12th में पढ़ी एंड वही सारी चीज़ें उनके कोर्सेज़ में आती हैं। तो वो बहुत कम लेवल है क्योंकि मैंने एज़ बायो का स्टूडेंट हूँ तो मैंने सीपीएमटी भी दिया हुआ है हुँ। और
मैंने वो अलग चीज़ है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मुझे नॉलेज है इस चीज़ की एंड डाइट की। जब सप्लीमेंटेशन की बात होती है तो बेसिक कंपाउंड्स वगैरह जैसे अमीनो एसिड्स हैं एंड प्रोटीन्स की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि अलग-अलग वो डिफरेंशिएट होती हैं ये चीज़ें। लोगों के लिए सिर्फ वो डब्बा कहलाया जाता है, बट हम लोग जब बेसिक बात करते हैं या नॉलेज की बात करते हैं तो हाइड्रो वे प्रोटीन आता है एंड आइसोलेट आता है, कंसंट्रेट आता है। इनके अलग-अलग डेरिवेटिव्स हैं, इनके अलग-अलग फॉर्म्स हैं। तो साइंटिफिक वे में बहुत लंबा हो जाएगा ये पॉडकास्ट, बट बेसिक चीज़ मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको वो बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए, चाहे आप 10th-12th की बुक्स पढ़ लो, चाहे आप एक बढ़िया सा सर्टिफिकेशन किसी भी अथॉरिटी से करिए, आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोटीन और सप्लीमेंट्स की बात की, जी। तो बॉडी बिल्डिंग में एक कैटलिस्ट टाइप्स यूज होता है, स्टेरॉइड, बहुत सुना है। तो इसका बॉडी पे साइड इफेक्ट है, सबको पता है, जी। बट इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे ये इंस्टेंटली बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है? देखिए, स्टेरॉइड बेसिकली मेड फॉर ह्यूमंस कि जो डेथ बेड पे हैं, जिनको सर्वाइव करना है, इनको एक्चुअली एक फॉर्म टर्म बोला जाता है, उनको बोला जाता है गियर्स। तो गियर का मतलब होता है कि वो आपको एक इंस्टेंट लाइफ दे सकता है, आपको आप मरते को बचा सकता है। तो ये डिस्कवर हुआ था 1970 में, ठीक है? 1950 में अलग-अलग फॉर्म्स डिस्कवर होते हैं। बेसिकली ये सारे ह्यूमन बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बनते हैं एंड टेस्टोस्टेरोन को डेरिवेटिव्स अलग-अलग बनाए जाते हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं। और ये बनाए थे बेसिकली कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको मसल वेस्टिंग हो रही है, मसल लॉस हो रहा है एंड उसकी बॉडी में अलग-अलग नेगेटिव साइड इफेक्ट हो रहा है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई है। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए वो स्टेरॉइड्स बने, बट फिर वो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होना स्टार्ट हो गए एंड इसके इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर कोई इसे यूज़ करता है तो उसकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अगर वो अच्छी डाइट पे, अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, मसल ब्रेकडाउन अच्छा कर रहा है, उसका स्लीप रूटीन अच्छा है एंड वो बाकी जनरल सप्लीमेंट्स के साथ अच्छी डाइट, प्रोटीन डाइट के साथ वर्कआउट कर रहा है, तो उसकी बॉडी अच्छे परफॉर्म करेगी, जो नहीं ले रहे उनके कंपैरिजन में। एंड आपने इसके लिए स्टेरॉइड? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है एंड मैं उनमें से नहीं हूँ जो फेक नैटी का झंडा लेके घूम रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएँगे। बट देखिए ये नेसेसिटी है। और रही बात साइड इफ़ेक्ट्स की, तो प्रोज़ एंड कॉन्स सब चीज़ों के होते हैं एंड ये सबको पता होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वो किसी बुक से ले रहे हो, चाहे आप 10th-12th की बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप गूगल से पढ़ रहे हो। गूगल की नॉलेज वैसे बहुत खतरनाक होती है, या फिर आप एक अच्छे कोच के मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, या आप कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो। नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही स्टेरॉइड्स के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, या आप अपने कोच से पूछिए, जिसके अंडर हो कोई नॉलेजेबल इंसान से पूछिए कि मैं ये यूज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी वही बताएगा जो उसके इफ़ेक्ट्स बता रहा है। जिसने या तो यूज़ किए हैं या तो जिसके बहुत लंबे टाइम से जिसको उस चीज़ की नॉलेज है। तो बहुत सारे लोग हैं, यूथ हैं, जो अपने मन से या गूगल में आधी-अधूरी नॉलेज लेके वो ले लेते हैं एंड उनके साइड इफ़ेक्ट्स लेते हैं एंड फिर वो मिथ फैलाया जाता है कि ये तो वही मर जाएगा, ये तो खत्म है, इसको इतने इफ़ेक्ट्स हो गए, हमने फलाने की स्टोरी में सुना था, उसको ये हो गया वो। आप लोग ये कभी उनसे पूछिए कि उन्होंने किससे पूछा लेने से पहले, या उनको कितनी नॉलेज थी। तो वैसे ही जो अब अर्नोल्ड का आपने नाम सुना होगा, सिल्वेस्टर स्टेलोन का, ये लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स थे एंड सिल्वेस्टर स्टेलोन ने तो एक्चुअली अपनी बॉडी बिल्डिंग बाद में स्टार्ट करी, बट वो शो नहीं खेला, बट उनकी बॉडी देख के आपको समझ में आ जाएगा। एंड अर्नोल्ड ने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की एंड उन्होंने सही तरीके से वो परस्यू किया एंड आज भी वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी लॉन्ग रन में। आपको कब किस गियर को कैसे यूज़ करना है, कब बंद करना है, ये आपको सही पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी के पास बाइक है तो आपको कितनी स्पीड में चलना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर सकते हैं। और अगर आप सही तरीके से चलोगे तो आप ज़िंदगी भर अपनी सही डेस्टिनेशन पे आ जा सकते हो एंड आप हेल्दी लाइफ भी जी सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है नॉलेज। करण जी, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलते रहते हैं, तो आप कौन सा सेलिब्रिटी आपकी इंस्पिरेशन है, और क्या आपको भी फिल्म्स के ऑफर आ रहे हैं? जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं, पॉडकास्ट अगर मेरे फैंस देखेंगे तो उन सबको पता है कि मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ एक ही है एंड वो है विद्युत सर। एंड मैं उनका एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब मैंने कमांडो मूवी देखी थी पहली वाली एंड फोर्स मूवी देखी थी, तो मुझे बस ये था, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैंने अपना बताया कि मुझे फिट तो होना ही था, बट एज रोल मॉडल मैं किसे देखूं या मैं किसकी तरह बनना चाहूं, क्योंकि आपके पास अगर कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो शायद हम लोग उस चीज़ को उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते।
ठीक है, विद्युत जामवाल ही आपकी इंस्पिरेशन क्यों है? कोई और भी तो हो सकता था, जॉन अब्राहम भी हो हाँ सकते जी, थे, जॉन अब्राहम हो सकता है, सलमान खान, बहुत सारे लोग हैं। मैं रॉनी लेकिन वही कोलमन को क्यों? भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने उनको देखा तो बहुत सिर्फ बॉडी बनाने का मकसद नहीं था। मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स करते हैं एंड ही इज इन टॉप 10 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, तो ये चीज़ मुझे सीखने को मिली कि आप बॉडी का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। वो स्टंट्स अपने खुद करते हैं एंड वो जो नॉलेज देते हैं वो ये सबको यही बोलते हैं कि बॉडी सिक्स पैक वाली होनी नहीं ज़रूरी है। आप उस बॉडी से कितना लॉन्ग रन पे फिट रह सकते हो। आप उनकी सीख भी यही है कि बॉडी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आप सबने देखी होगी मूवीज़ में। तो बहुत सारे जो हैवी बॉडी बिल्डर मसल्स होना ही काफ़ी नहीं है। उस मस्कुलर बॉडी से आप कितने फिटनेस अपनी अचीव कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अपनी बॉडी की अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्षमता होनी चाहिए। तो वो क्षमता मुझे उस इंसान में दिखी, तो शायद मैंने उनको अपना रोल मॉडल तो बनाया। आपको भी हम फ्यूचर में मार्शल आर्टिस्ट के रूप में देखेंगे? मार्शल आर्ट्स का तो पता नहीं, बट मैंने लॉकडाउन में बहुत सारे स्टंट्स परफॉर्म किए हैं क्योंकि घर पे कुछ करने को था नहीं। तो जब सब लोग घर पे बैठ गए थे तो मैंने अपना कैमरा ऑन किया एंड विद्युत सर उस वक्त अपनी रील्स बनाते थे, लाइव आते थे, तो वो कुछ कुछ स्टंट्स करते थे, लाइक पानी पे चलना एंड मूवमेंट्स, बेसिक मूवमेंट्स, अलग अलग तरीके की पुशअप्स। और तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं एंड मुझे खुद भी यकीन नहीं था जब तक मैंने उन्हें किया नहीं। मुझे लगता था कि यार मेरी बॉडी हैवी है या मस्कुलर है तो मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, बट मैंने किया एंड वो उन्हीं से इंस्पायर होके किया। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप लोगों का रोल मॉडल कोई भी हो, जर्नी सबकी एक ही है, फिट होना। तो आप लोग कैसे फिट होते हो ये आपके ऊपर है। और फिल्म्स में आपको देखेंगे हम फ्यूचर? देखिए अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में काम किया है नेटफ्लिक्स के, रात अकेली है पार्ट 2 एंड उसके लिए ऑडिशन हुआ था। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अब मैं आऊँगा मूवीज़ में, भले ही मेरा रोल छोटा हो, बट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर के लिए मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ एंड मैं आ सकता हूँ। मेरे पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल पॉपुलेशन में कैंसर पेशेंट्स का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया जी। है। तो अभी हाल फिलहाल में नहीं, बट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर की तरफ से एक जर्नल रिलीज हुआ था जिसमें ऐसा कहा गया है कि जिस मेल की जितनी मसल्स होंगी उसकी कैंसर मोर्टेलिटी उतनी ही कम। जी, तो इज दैट ट्रू? इट इज़ ट्रू एंड ये क्यों बोला गया है ये मैं भी आपको साइंटिफिक वे में समझा देता हूँ। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बोला कि गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है? तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। स्ट्रेस इज़ अ मेन फैक्टर कि आपकी बॉडी में नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी एंड आप प्रेशर में रहोगे। आपके बहुत सारे स्ट्रेस से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड बॉडी के मसल लॉस होना के लिए भी बचाती है। स्ट्रेस और कैंसर में क्या हाँ। रिलेशन है? क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है कैंसर हाँ। की वो ये है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने जी। लगते हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर हो जाता है। ठीक है। तो एंड आपने ये सुना होगा कि कैंसर जो सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, उन्होंने वो एक्सरसाइज भी करते थे एंड वो बेसिक रीजन वो स्टडी का ये जो पूरा जर्नल है उसी के बारे में है कि उनकी मसल लॉस होने से बची, मसल्स बिल्ड हो रही थी, मसल मास था, इसलिए उनकी बॉडी की रिजनरेशन पावर भी बढ़ी, उनके सेल्स कंट्रोल में थे, वो एक्सेस नहीं हुए, प्लस उनकी जो मेडिकेशन है वो ओवरऑल बॉडी पे उनकी हेल्थ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी एंड मसल लॉस से बचाता है। और बहुत सारे जितने भी मैंने जो कैंसर सर्वाइवर्स देखे हैं वो सब एक्सरसाइज करते थे। आप ग्रेटेस्ट एग्जांपल में देख लो तो जो युवराज सिंह है इंडियन क्रिकेटर, तो वो खुद अपनी जिम की वीडियोस पोस्ट करते थे। तो आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो एंड उनके जर्नल में शायद ये भी मैंने पढ़ा था, तो वो लिखा हुआ है कि आपको वीकली 100 to 150 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ये एक उनके लिए नियमित कर दिया गया है कि वो उनको मतलब करना ही करना है। तो अगर ये कोई जनरली परफॉर्म कर रहा है तो इससे आपकी ऑलरेडी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे एंड ये आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके करो क्योंकि उसमें मेडिकेशंस अलग चल रही होती हैं, आपकी बॉडी की कंडीशन अलग होती है और कौन किस स्टेज पे है उसमें भी आपकी अलग अलग एक्सरसाइज की फॉर्म्स होती हैं। तो करण जी, डेंस और सीरियस बातें तो बहुत हो गई हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर, लेकिन अब थोड़ा फन का टाइम है, लाइक वी शुड एंड दिस अप इन अ फन वे। तो एक छोटा सा रैपिड फायर है हमारी तरफ से आपके लिए। फेवरेट बॉडी बिल्डर? शिवम। ओके, नेक्स्ट इज फेवरेट डायरेक्टर यू विश टू वर्क विद? संदीप रेड्डी वांगा। फेवरेट एक्ट्रेस यू वांट टू वर्क विद? आई गेस दीपिका। ओके,
अगर आपको किसी सुपर हीरो का रोल मिले फ्यूचर में जी। फिल्म्स में, तो आप किस सुपर हीरो का रोल प्ले करना चाहेंगे? बैटमैन। बैटमैन, ओके। पर्सनैलिटी भी कुछ आपकी उनसे मैच होती है, आई वुड से। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर हमने देखा है कि बॉडी बिल्डर्स विलन का रोल काफ़ी करते हैं मूवी में। तो अगर आपको विलन का रोल मिले तो कैसा रहेगा? क्योंकि अक्सर बिल्कुल मैं अच्छा रहेगा। मैं एज एन एक्टर मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर एंड मैं एक्टिंग में आ भी चुका हूँ। तो मुझे तो एक एक्टर की खासियत ये होती है कि उसे अपनी वर्सेटैलिटी दिखानी है। तो रोल कोई भी हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, विलन का रोल मिलेगा तो मैं अपने पोटेंशियल ज़्यादा दिखा सकता हूँ। तो नेटफ्लिक्स पे जो अभी आप सीरीज़ कर रहे हैं या जी। मूवी कर रहे हैं? मूवी है। मूवी है, तो जी। उसमें आपका रोल क्या है? उसमें पॉजिटिव रोल है, मैं एज डॉक्टर हूँ एंड अच्छा। मैं सीन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक डॉक्टर ही हूँ, तो आप लोग मेरी पोस्ट से वो लोग देख सकते हो। तो कब हम एक्सपेक्ट करेंगे मूवी? क्योंकि अभी तो वो एडिट पे गई हुई है, अब शायद इस साल के एंड तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाम तो डिस्क्लोज कर सकते हैं? हाँ, रात अकेली है पार्ट 2, वो नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी रात अकेली पार्ट 1 पड़ा हुआ है। ओके। जी। तो इस पॉडकास्ट को करण जी अब हम यही एंड करते हैं। जी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होके। तो आप अगर चाहें तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे सेट पर। एक्चुअली मुझे सच में बहुत अच्छा लगा एंड मैंने गेस नहीं किया था कि इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चंस होंगे एंड मेरी लाइफ के बारे में इतना एक्सप्लोर किया जाएगा। तो आप लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी है और बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। एंड प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क एंड प्लीज़ डू मेक चेंज इन पीपल्स लाइफ एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो इस पॉडकास्ट को आज हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।